ये देखिए चैप्टर है जी 6। फर्स्ट बुक में आपके 5 चैप्टर थे और ये सेकंड बुक में आपका फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वीवर्स। वीवर्स पता है आपको सबको, जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं उनको बुनकर भी बोलते हैं, जुलाहा भी बोलते हैं। आयरन स्मेल्टर्स है जो लोहा पिघलाने का काम करते हैं, जिसको हम लोहार बोलते हैं। एंड फैक्ट्री ओनर्स, और जो फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, सभी को बताइए, नॉर्मल सी बात है। ये है जी, आप इस चीज पहले आप पिक्चर देखिए। ट्रेडिंग शिप्स ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 17th सेंचुरी। 17वीं सदी के अंदर सूरत जो गुजरात के अंदर, वहाँ की बंदरगाह पे ट्रेडिंग शिप्स, जिसको हम बोल सकते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने वाली ये बोट्स हैं। और यहाँ इसके पूरे के पूरे आप देख सकते हैं समुद्र के अंदर फैली हुई है, काम करती हैं जी। ठीक है, बड़े बड़े शिप चलते हैं आजकल। तो सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द इंडियन ओशियन ट्रेड। सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन ट्रेड रहा था जी, लेकिन अंग्रेजों ने बाद में इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ का यानी कि मुंबई को उन्होंने अपना एक हिसाब से मेन पॉइंट बनाया उन्होंने। उसके बाद वो जो कोलकाता वाला था पोर्ट, उसको उधर से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट था सूरत का, जो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है। Dutch and English trading ships began using the port from the early 17th century। जो डच कंपनी थी, इंग्लिश थी, उन्होंने अपना जो व्यापार था, जो ट्रेडिंग शिप्स थी उनका, उन्होंने यहीं से शुरुआत की थी सबसे पहले 17th सेंचुरी में। इट्स इम्पोर्टेंस डिक्लाइंड इन द 18th सेंचुरी। लेकिन इसकी जो महत्व है, इम्पोर्टेंस, वो 18वीं सदी में वो कम होती गई। वो भी अंग्रेजों ने किया था ये सारे का सारा काम। This chapter tells the story of the crafts and the industries of India during the British rule by focusing on two industries। अब सबसे सिंपल सी बात है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, या इस चैप्टर हमें क्या दिखाता है या पढ़ाता है, वो ये बताता है कि जो क्राफ्ट्स हैं, क्राफ्ट्स आपको मान के चलिए, जो छोटे छोटे लोग उद्योग धंधे करते हैं या सामान बनाते हैं, वो उसकी इंडस्ट्री भी होती है। घरों के अंदर लोग काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ये ब्रिटिश रूल के दौरान है, और ये इन्होंने दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया था इस इंडस्ट्री ने, नेमली टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। पहली है ये टेक्सटाइल। टेक्सटाइल को आपको सभी को पता हो, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो है जहाँ पर कपड़ा तैयार किया जाता है। और आयरन एंड स्टील, जहाँ पर लोहा और स्टील को तैयार किया जाता है। Both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world। दोनों इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, उसकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, क्रांति के लिए। Mechanized production of cotton textile made Britain the foremost industrial nation in 19th centuries। जो प्रोडक्शन थी कॉटन की, कॉटन जो रॉ मटीरियल था, जो कॉटन थी, उसको बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ थी, मिल थी, वहाँ पर ले जाया जाता था। उसके बाद वहाँ से कपड़ा तैयार कर कर फिर पूरे वो जो ब्रिटेन था, पूरी मार्केट के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो सप्लाई करता। ये 19th सेंचुरी की बात है ये। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम द 50, जब उनकी आयरन स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट हुई 1850 के अंदर, द ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ब्रिटेन क्या बन गया, वर्कशॉप बन गया पूरे वर्ल्ड की। वो कैसे वर्ल्ड की वर्कशॉप बन गया, वो ऐसे बना जी, आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर जिस भी सामान था वो पूरे वर्ल्ड का तैयार होता था। The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India। वन मिनट प्लीज, मैं यार 2 मिनट रुक के फोन कर दा। जो औद्योगिकरण है, ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन, ब्रिटेन को उससे बहुत ज़्यादा क्लोज का कनेक्शन है विद द कॉन्क्वेस्ट, क्योंकि उसने इंडिया की जो कॉलोनाइजेशन था उसको जीत लिया था, उसके ऊपर अपनी जीत प्राप्त कर ली थी, और इंडिया को उसने अपना रूल स्थापित कर लिया था, साम्राज्य स्थापित किया जी इंग्लैंड ने। यू हैव सीन, आप चैप्टर 2 में भी देख चुके हैं, हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्टेड इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी। कि अब जो चैप्टर 2 में भी आपने देखा होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका इंटरेस्ट सबसे पहले वो ट्रेड के अंदर ही था, क्योंकि व्यापारी बन के ही वो आए थे, बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे,
और उनका जो इसीलिए उन्होंने जो ऑक्यूपाई किया जिन टेरिटरी को अपने बिजनेस के लिए। एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स, और कैसे ये पैटर्न चेंज हो गए व्यापार का कुछ दहाकों में या कुछ सालों में। इन द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के लेट में या एंड में, द कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया, वो इंडिया में गुड्स खरीदती थी एंड एक्सपोर्टिंग दैम टू इंग्लैंड, उनको इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करती थी एंड यूरोप में, मेकिंग प्रॉफिट्स थ्रू दिस सेल, इससे वो प्रॉफिट कमाती थी। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे ही ग्रोथ बढ़ती गई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बिगेन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो अंग्रेजों ने क्या देखा, उन्होंने ये देखा जो उद्योगपति थे कि जो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी जो माल बनाते हैं इंग्लैंड, उसकी खपाई के लिए सबसे बड़ा जो इंडिया वो मार्केट बन चुका था। तो एंड ओवर टाइम्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इंडिया। तो जो इंग्लैंड से सामान बन के आता था वो इंडिया के अंदर फैलेगा, उसकी एक हिसाब से मतलब इसका फ्लड आ चुका था, क्योंकि कपड़ा था वो इंग्लैंड से ही कंपनी फैक्ट्री से बनकर इंडिया में आता था, मिल्स में बनकर, और ये सस्ता भी था और आसानी से लोग से वो खरीद भी सकते थे। हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट, इसने इंडियन क्राफ्ट के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर क्या प्रभाव डाला, ये है जी चैप्टर के अंदर इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। अब देखिए जी, इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, जो भारत की टेक्सटाइल थी और जो वर्ल्ड मार्केट है उसके बारे में पढ़ते हैं जी। ये देखिए एक पिक्चर देखिए, पटोला वीव्स मिड 19th सेंचुरी। ये आपको एक कपड़ा नजर आ रहा है, इसके ऊपर उन्होंने देखो कितनी अच्छी कलाकारी की है, आपको नजर भी आता है वो हाथी बना हुआ है, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है कोई, कुछ ऐसी चीजें। पहले हम देखते हैं जी, लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन। आपको टेक्सटाइल प्रोडक्शन देखने है सबसे पहले अराउंड 1750, 1750 में, बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल, बंगाल को जीतने से पहले, जब तक अंग्रेजों ने बंगाल नहीं जीता उससे पहले की बात है, इंडिया वाज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया का जो कपड़ा बनाने का काम था वो पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पर था। वो कॉटन से टेक्सटाइल यानी कि कपड़े बनाते थे। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिनाउंड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एग्जिस्ट क्राफ्ट्समैनशिप। जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसका एक लंबा इतिहास था कि वो फाइन क्वालिटी के लिए जानी जाती थी और क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जानी जाती, क्योंकि जो ये तो कपड़ा शानदार है, दूसरे उसके ऊपर जो काम किया जाता कि जो कढ़ाई की जाती वो भी एक बेमिसाल थी। दे वर एक्सटेंसली ट्रेडेड इन द साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा एंड पेंगांग। वो जो इनका व्यापार था वो होता था साउथ ईस्ट एशिया के साथ, जावा, सुमात्रा और पेंगांग के साथ, एंड वेस्ट में जाता था सेंट्रल एशिया में। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। जो यूरोपियन कंपनीज थी वो इंडिया की ट्रेडिंग कंपनी से वो क्या खरीदती, सामान खरीदती थी, इंडियन टेक्सटाइल खरीदती थी फॉर सेल, कि उन्होंने इसको यूरोप के अंदर सेल करना था। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लरिशिंग trade and craftsmanship of Indian weavers is preserved in the many words still current in the English and the other languages। जो इसकी यादें थी या फिर जो इस इतने बड़ा फैला फ्लोरिश किया, ये जो ट्रेड था, क्राफ्टमैनशिप थी, इंडियन वीवर्स इंडियन वीवर्स थे, उसको प्रिजर्व करके रखा गया जी। उनकी यादों को अंग्रेजों ने आज भी उनके पास है, इंग्लिश और दूसरे अदर लैंग्वेज में। इट्स इज इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि उनको ट्रेस करना ओरिजिनल वर्ड्स को और वो क्या बताते हैं जी। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री, जो शब्द हैं वो हमें इतिहास बताते हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट इनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया। जो यूरोपियन व्यापारी थे उन्होंने सबसे उनको किसके सामने हुआ जी, फाइन जो कॉटन थी उनका सामना हुआ जी फ्रॉम इंडिया से। उसको वो कैरिड बाय द अरब मर्चेंट्स, उनको जो अरब मर्चेंट थे वो लेकर जाते थे इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक, इराक में लेकर जाते थे।
So they began referring to all finely woven textile as muslin. और इसके बाद सो दे बिगिन रेफरिंग, उन्होंने रेफर करा जी अगर आपको अच्छी टेक्सटाइल चाहिए वो मसलिन में है। द वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी, ये वो शब्द है जी एक्वायर्ड किया जाता है वाइड करेंसी के लिए। व्हेन द पोर्टुगीज फर्स्ट केम टू इंडिया, जब पहली बार पुर्तगाली इंडिया आए थे इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, मसालों की खोज में आए थे। दे लैंडेड इन कालीकट, वो कालीकट में लैंड किए थे। और कलकत्ता केरला, सॉरी केरला के अंदर, केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया के अंदर, साउथ वेस्ट इंडिया में पहुंचे थे। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप, जो इन कॉटन टेक्सटाइल से वो जो इसको वापस इंग्लैंड लेकर गए थे, यूरोप में लेकर गए थे, अलॉन्ग विद स्पाइसेस, इन मिसालों के साथ, केम टू बी कॉल्ड कालिको। इसको कालिको बोला जाता है। कालिको मीन्स होता है ड्राइव फ्रॉम कालीकट, ये कालीकट से ही कालिको बना है। एंड सब्सिक्वेंटली कालिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल, तो तभी से ये कालिको जो शब्द है वो पूरी टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए जी यहाँ से There are many other words which point to the popularity of Indian textile in Western markets. बहुत सारे दूसरे शब्द हैं जो पॉइंट आउट करते हैं जिनकी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि थी इंडियन टेक्सटाइल मार्केट के अंदर और वेस्टर्न मार्केट के अंदर। इन फिगर 3 में देख सकते हैं, यू कैन सी ए पेज ऑफ एन ऑर्डर बुक दैट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव इन कलकत्ता इन 1730, के अंग्रेजों ने अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था कलकत्ता में 1730 में। द ऑर्डर दैट ईयर वाज फॉर 5,89,000 पीसेस ऑफ क्लोथ, जो ऑर्डर किसके लिए दिया गया था जी, ये इस साल लगभग 6 लाख जो पीसेस थे कपड़े के उसके लिए ऑर्डर दिया गया था। ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर बुक यू वुड हैव सीन अ लिस्ट ऑफ 98 वैराइटीज, उसके अंदर 98 वैरायटी थी ऑफ कॉटन की एंड सिल्क क्लोथ्स की। दीज वर नोन बाय देयर कॉमन नेम, को कॉमन नेम से जाना जाता है इन द यूरोपियन ट्रेड्स एज piece of goods, usually woven cross piece that were 20 years long and 1 yard wide। ये क्या था जी, यूजुअली वोवन क्लॉथ पीस, जो ये कपड़े होते थे इनकी जो लंबाई है 20 गज की यार्ड की होती थी और इनकी जो चौड़ाई थी वो 1 गज की होती थी, 1 यार्ड की, 1 यार्ड की। ये ऑर्डर बुक है जी, आप देख सकते हैं इसको कितनी गुड्स उन्होंने बोला भी कितनी की, ये 70-30 की है। कि कितनी गुड्स हैं, ये टोटल बनती 5,89,000 के करीब करीब है जी ये। और ये इसको आप नोट को बड़े ध्यान से पढ़ लेना। ये ऑर्डर है जी 70-30 का, इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सेंड किया था। और ये कपड़े ये देखो शानदार, आप जामदानी वीव अर्ली 20th सेंचुरी, जामदानी वीव है जी 20वीं सदी का। नाउ लुक एट द नेम ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द क्लोथ्स इन बुक। आप डिफरेंट टाइप के जो क्लोथ्स हैं उनकी वैरायटी इनके इस बुक में देख सकते हैं, इनके नाम भी लिखे होंगे ये आप देख सकते चेक कर सकते हो, आपकी बुक में देख लेना। Amongst piece coded in bulk were printed cotton cloths called chins, जो उनमें से सबसे जो मेन था जिसका ऑर्डर देखा बल्क में दिया गया था बहुत ज़्यादा तादाद में, वर प्रिंटेड, जो प्रिंटेड था जी कॉटन क्लॉथ से जी, और इनको बोला जाता है चिंस, कोसेज और खासा और खानदाना। डू यू नो, कि आप जानते हैं वेयर द इंग्लिश टर्म्स चिंस कम्स फ्रॉम, ये कहाँ से शब्द निकला है जी, इट्स ड्राइड फ्रॉम द हिंदी शब्द चिंस, मतलब चिंस ए क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन, इसके ऊपर छोटे छोटे फूलों से डिजाइन बनाया जाता है। फ्रॉम द 1860 फ्रॉम द 1680 1680 में देयर स्टार्टेड ए क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था जी जो इंडियन के प्रिंटेड कॉटन का इंग्लैंड के अंदर, एंड यूरोप मेनली फॉर देयर एक्विजिट फ्लोरल डिज़ाइन, और जो यूरोप के अंदर फ्लोरल डिज़ाइन के लिए फाइन टेक्सचर होता था एंड रिलेटिव चीपेस, और सस्ता भी था ये चीपनेस के लिए। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हर्सेल्फ वोर क्लॉथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक, जो इंग्लैंड की रानी थी, अमीर लोग हो गए, इसके अंदर इंग्लैंड की रानी भी आती है, वो भी
जो कपड़े पहनती थी वो इंडियन क्लोथ्स ही पहनती थी, फैब्रिक वाले, डिजाइन वाले। ठीक है जी, अब देखिए आगे। सिमिलरली द वर्ड बांधना, बंदाना now refer to any brightly colored and printed scarf for their neck or head। जो बांधना है ये बहुत ज़्यादा चमकीला, ब्राइटनेस इसके अंदर कलर वाला होता था, और ये प्रिंट स्कार्फ था जो गले में डालने के लिए होता है, या फिर आप इसको सर पे बांध सकते हो। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, ये शब्द कहाँ से निकला है जी? ये शब्द निकला है जी बंदना, हिंदी और फॉर टाइपिंग के लिए, एंड रेफर टू ए वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ्स प्रोड्यूस्ड थ्रू ए मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। टाइंग करने के लिए, डाइंग करने के लिए। ये नंबर 5 फिगर में आप देख सकते हो जी, क्या है? चिंत है जी, ये मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, मिड 17th सेंचुरी का है जी। उसके बाद देख सकते हैं जी आप, देवर अदर क्लोथ्स, दूसरे कपड़े भी आपको नजर आ सकते हैं उसके अंदर, इन द ऑर्डर बुक के अंदर, दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ रीजन। जैसे है जी कासिमजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर, ये वो जगह है जहाँ से ये कपड़े खरीदे जाते थे, वहाँ उनको ऑर्डर दिए गए हैं जी। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सच वर्ड्स shows how popular Indian textile, कि इंडियन टेक्सटाइल कितनी पॉपुलर थी, had become in the different parts of the world, पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में। ये देख सकते हैं जी, ये है जी बांदाना डिजाइन अर्ली 20th सेंचुरी, ये 20वीं सदी की स्टार्टिंग वाला है। ये रेड कलर का देख सकते हो, ये गले में डालने के लिए था या फिर ये सर पे बांधने के लिए। अब देखिए जी, इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स, इंडियन जो टेक्सटाइल है यूरोपियन मार्केट में, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं सदी की शुरुआत में, वर्ल्ड by the popularity of Indian textile, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile। तो जो इंडियन कपड़ों की जो पॉपुलैरिटी थी, वूलन की, सिल्क की, इंग्लैंड के अंदर इसका विरोध होने लगा कि इन चीज़ों को हमने इंपोर्ट नहीं करना, इंडिया से ये नहीं मंगवानी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। 1720 के अंदर क्या हो जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन एक्टेड, एक उन्होंने कानून पास किया, इनकी उसने लेजिस्लेशन ने, बैनिंग द यूज़ ऑफ प्रिंटेड कॉटन, की बैन कर दे, जो प्रिंटेड कॉटन था अभी उसको आप नहीं पहन सकते, टेक्सटाइल चिंट्स को इन इंग्लैंड के अंदर। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट, इसको कैलिको एक्ट बोलते हैं, यानी कि कालीकट एक्ट बोलते हैं जी। एट दिस टाइम, इस समय, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। ये अभी तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ इंग्लैंड में डेवलप हुई थी शुरुआत में। अनेबल टू कम्पीट विद द इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल के साथ वो कम्पीट नहीं कर सकती थी। इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड ए सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। जो इंग्लिश प्रोड्यूसर जो कपड़ा बनाते थे वो एक सिक्योर मार्केट चाहते थे अपने लिए, कि देश के अंदर वो इंडियन जो कपड़ा था टेक्सटाइल को, उसको वो नहीं आने देना चाहते थे, तो वो चाहते थे कि हमारा कपड़ा ही बिके। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोडक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले ये कब आगे बढ़ती गई इंडस्ट्री, ये हुई जी पहली बार सरकार के प्रोडक्शन के अंदर, प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इंडियन डिजाइन्स वर नाउ इमिटेटेड, एंड उनकी नकल की जाने लगी, एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड, उनको इंग्लैंड में प्रिंट किया जाने लगा, एंड ऑन वाइट मसलिन के ऊपर, सफेद मसलिन के ऊपर, ऑन या फिर प्लेन अनब्लीचेड इंडियन क्लोथ्स के ऊपर। अब है जी आगे, कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन इंग्लैंड। इंडियन टेक्सटाइल के साथ कंपटीशन करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के गैजेट को नई नई खोजें भी की, नई नई टेक्नोलॉजी भी, इनोवेशन भी किया जी। 1764 के अंदर जो स्पिनिंग जेनी को बनाई जी मशीन वाज इन्वेंटेड बाय जॉन केन के द्वारा बनाई गई थी, विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स। उसने जो स्पिंडल की जो ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी उसको इंक्रीज कर दे। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड ऑकराइट, स्टीम इंजन बनाया गया था रिचर्ड ऑकराइट के द्वारा 1786 के अंदर। रेवोल्यूशनाइज्ड
कॉटन टेक्सटाइल से। तो कॉटन टेक्सटाइल को अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी क्रांति आई वीविंग के अंदर, कपड़ा बुनने में। क्लोथ्स कुड नाउ बी वोवन इन इमेंस क्वांटिटी एंड चीपली टू। ये जो कपड़े होते थे वो मशीनों के द्वारा तैयार होते थे, इनकी अच्छी क्वांटिटी थी और ये सस्ते भी थे। ये देखिए जी, However, Indian textile continued to dominate world trade till the end of the 18th century। चाहे जो इंडियन टेक्सटाइल थी वो लगातार डोमिनेट करती रही 18वीं सदी के अंत तक। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, इसके अलावा जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी, डच कंपनी की, फ्रेंच कंपनी हो गई और इंग्लिश कंपनी थी, मेड इनॉर्म्स प्रॉफिट, उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था। जब आउट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड्स, बढ़ते हुए व्यापार से, दीज कंपनीज परचेज्ड कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। जो ये कंपनी थी ये इंडिया से कॉटन और सिल्क को परचेज करती थी बाय इम्पोर्टिंग सिल्वर, और ये सिल्वर को इम्पोर्ट करती थी। बट एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो चैप्टर 2 में, व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब उन्होंने अपनी पावर गेन कर ली थी बंगाल के अंदर, इट्स नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीशियस मेटल टू बाय इंडियन गुड्स। तो उन्होंने सोना चांदी के बदले इसको नहीं खरीदा कपड़े को। इंस्टेड इसके अलावा ने क्या काम किया जी, दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स, और किसानों से टैक्स इकट्ठा करते थे, जमींदारों से इन इंडिया के अंदर, एंड यूज द रेवेन्यू टू बाय टेक्सटाइल, और इसी टैक्स को वो कपड़ा खरीदने के लिए यूज करते थे। ठीक है जी, तो आप देखिए जी, ये है जी ये है जी पिक्चर देखिए। As European trade expanded, trading settlements were established at various ports. The Dutch settlements in Cochin came up in the 7th century. Towards the fortification around the settlements. इन्होंने क्या किया जी, जो डच कंपनी आई थी, यूरोपियन कंपनी आई थी, जब उन्होंने अपना व्यापार इंडिया के अंदर फैलाया, तो ये कोचिन के अंदर आए थे, केरला के अंदर। उन्होंने यहाँ पे आकर पहले तो अपनी बिल्डिंग्स बनाई, बिल्डिंग्स बनाने के बाद उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने इसके साथ तरफ एक फोर्टिफिकेशन वाल भी बनाई, यानी कि दीवार भी बनाई। ठीक है जी, ये देखिए, वेयर वर द मेजर सेंटर्स ऑफ वीविंग इन द लेट 18th सेंचुरी। वो कौन कौन से केंद्र थे जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता था? वो था जी लाहौर पंजाब में, सरहंद था जी, समाना है, दिल्ली है, आगरा है, राजस्थान है। ये देखो दिए गए हैं जी, आप इसको देख सकते हैं। प्लेन वाइट कहाँ पे बनता था, चेक्स एंड स्ट्रिप्स कहाँ पे थे, और चिंटो सिल्क कहाँ पर थे। ये मैप में इनको नजर आ सकता है जी। ये बाकी हम पढ़ेंगे जी आपकी नेक्स्ट क्लास।